गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे क्रोमोसोम की। लास्ट वीडियो में भी अपने क्रोमोसोम का इनिशियल डिटेल जो है वो किया था। आप लोगों ने कहा था कि क्रोमोसोम जो है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क है। इट इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन, यानी क्रोमेटिन की हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है। दूसरा आप लोगों ने यही कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्रोमोसोम जो है उसको हॉफमिस्टर जो साइंटिस्ट था उसने ऑब्जर्व किया था और किसके अंदर किया था? पोलन मदर सेल ऑफ ट्रेडिगेंसिया प्लांट में किया था। अपने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, सब कुछ हो गई थी। फिर बात नहीं किया था कि क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी या डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी। फिर आप लोगों ने कहा था कि क्रोमोसोम नेम गिवन बाय वाल्डेयर, डब्ल्यू वाल्डेयर। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है वो यही है कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने। और क्रोमोसोम जो नेम है वो किसने दिया था? डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया था। देखो जेट के एग्जाम के अंदर तो मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है ये मैं नहीं बता सकता, आप लोग बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और जनरली नीट के अंदर भी ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम नेम जो है वो किसने दिया था? तो डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया था। इसके अलावा बात करें आप लोग, ये जो अभी बात कर रहे थे कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, इस क्रोमेटिन, तो आप लोगों से कई बार इसका भी नेम पूछ लेता है कि क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन नेम जो है वो किसने दिया था? तो क्रोमेटिन दिया था, मैं यही लिख देता हूँ, क्रोमेटिन नेम गिवन बाय फ्लेमिंग। एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट था, उसने क्रोमेटिन नेम जो है वो दिया था। तो ये तो कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट से बात हुई। आप लोग बात कह सकते हैं कि क्रोमोसोम, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन अभी इसके बाद करेंगे अपने, ये लास्ट टॉपिक ही है अपने सेल वायो का। तो इसके बाद अपने बात करेंगे सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन के अंदर एक फेज आती है बेटा, मेटाफेज। उसी मेटाफेज के अंदर आप लोग क्या करते हैं? क्रोमोसोम जो है उस क्रोमोसोम की जो स्टडी है, स्ट्रक्चर की जो स्टडी है अपने किस में करते हैं? मेटाफेज के अंदर। और शेप जो है, उस शेप की स्टडी जो है, शेप की स्टडी आप लोग करते हैं एनाफेज में। ये एनाफेज के अंदर करते हैं। और जो स्ट्रक्चर है उसकी आप किस में करते हैं? स्ट्रक्चर जो है वो करते हैं आप लोग मेटाफेज के अंदर। ध्यान रखें एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोनों के दोनों। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम की नंबर जो है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं कर रही। ध्यान रखें कि ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर रही है, बट साइज पे कभी भी डिपेंड नहीं कर रही। आप लोग सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम की नंबर की प्लांट के अंदर, और इधर मैं लिख देता हूं एनिमल्स के अंदर। देखो एनिमल्स में, प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स के अंदर एक म्यूकर है, म्यूकर फंजाई है। म्यूकर के अंदर एक फंजाई है बेटा। इस म्यूकर फंजाई की बात करें तो इस म्यूकर फंजाई के अंदर आप लोगों को 2 क्रोमोसोम मिलते हैं। कितने मिलते हैं बेटा? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कितने मिल रहे हैं आप लोगों को? 2 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। और एक प्लांट आता है ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर आपको 1260 क्रोमोसोम मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा की बात करें और सबसे कम की बात कर ली आप लोगों ने।
इसके अलावा आपसे कुछ ऐसे प्लांट के अंदर क्रोमोसोम की नंबर पूछ सकता है, जैसे मेज प्लांट के अंदर या जिया मेज जिसका बॉटनिकल नेम है, उसका भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिया मेज, ये मेज का प्लांट है, मक्के का प्लांट है बेटा। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से पी जो प्लांट है, पी मटर का जो प्लांट है, क्योंकि आप लोगों ने 10th के अंदर भी डिस्कशन किया था कि जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट जो मेंडल कर रहा था वो किस पे कर रहा था? पी प्लांट पे कर रहा था। तो उस पी के अंदर आप लोगों को, जिसका नेम है पाइसम सेटाइवम, क्या नेम है बेटा? पाइसम सेटाइवम। इस पाइसम सेटाइवम प्लांट के अंदर आप लोगों को 14 क्रोमोसोम मिलते हैं। कितने मिलते हैं बेटा? 14 क्रोमोसोम मिलते हैं। तो ये एग्ज़ाम के अंदर, इसके अलावा अनियन के अंदर इनके पूछे जा सकते हैं, बट अभी आप लोगों को सिर्फ इनका याद रखना है कि प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा ओफियोब्लोसम रेटिकुलेटम के अंदर, और म्यूकर जो है उसके अंदर सबसे कम 2 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। इसके अलावा जिया मेज जो है उसके अंदर 20 और पाइसम सेटाइवम के अंदर अपने को 14 मिल रहे हैं। इसके अलावा वीट है, इसके अलावा आपको राइस है, इनकी बात करेंगे, बट ये जैसे जैसे प्लांट आते रहेंगे वैसे वैसे अपने इनका डिस्कशन जो है जेनेटिक मेकअप जो है उसकी बात करते रहेंगे। एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनिमल्स में सबसे कम क्रोमोसोम जो मिल रहे हैं वो एक एस्केरिस है, एस्केरिस मेगासिफेलस जो है, एस्केरिस मेगा मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, एस्केरिस मेगालोसिफेला। इसके अंदर आप लोगों को 2 क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला, उस ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में आप लोगों को, तो ड्रोसोफिला की बात कर लें जिसको फ्रूट फ्लाई नेम दे रहे हैं, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो है, उस ड्रोसोफिला के अंदर आप लोगों को 8 क्रोमोसोम मिलते हैं। कितने मिलते हैं बेटा? 8 मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि होमो सेपियंस यानी ह्यूमन के अंदर कितने मिलते हैं, वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि होमो सेपियंस या ह्यूमन जो है उस ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी मिलती है भाई? 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। तो ये कुछ अपने, और इसके अलावा ओलोकेंथा एक प्रोटोजोआ है बेटा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ इधर, ओलोकेंथा एक प्रोटोजोआ है, और इस ओलोकेंथा के अंदर अपने को 1600 क्रोमोसोम मिलते हैं। ध्यान रखें कितने मिल रहे हैं? 1600 क्रोमोसोम अपने को मिल रहे हैं। तो प्लांट के अंदर सबसे कम किस में मिले? प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा किस में मिले? एनिमल्स के अंदर सबसे कम किस में मिले? और एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो क्रोमोसोम किस में मिले? ह्यूमन के अंदर कितने मिल रहे हैं? ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है उनके अंदर कितने मिल रहे हैं? तो ये अपने कुछ क्रोमोसोम जो है उसकी बात कर ली, नंबर की बात कर ली, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपने आगे जो है वो चलें और किसके अंदर क्या कंडीशन है उसका डिस्कशन करें। देखो बेटा, उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम, इस प्लॉइडी की बात करें आप लोग तो क्रोमोसोम जो सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी होमोलोगस जो क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, उन होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग है या अनपेयरिंग है, या उस होमोलोगस क्रोमोसोम के कितने जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, उस बेस पे आप लोग क्या करते हैं, इनकी प्लॉइडी बताते हैं। मान लो कई बार क्या है, अनपेयर हो तो ऐसी सिचुएशन में इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? हैप्लॉइड क्रोमोसोम बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। मान लो कहीं पेयर्ड हो और पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम की पेयरिंग ही हो, तो ऐसी सिचुएशन में इसको बोलते हैं डिप्लॉइड या 2n। क्या बोलते हैं बेटा? डिप्लॉइड।
अब डिप्लॉइड के बाद में मान लो किसी के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो 3 सिमिलर टाइप के, इनका 3 का ग्रुप बन रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिप्लॉइड, यानी 3n बोल देंगे। इसी टाइप से ज़्यादा हो तो टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, और टेट्राप्लॉइड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 4n से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसकी पेयरिंग के बेस पे इसकी जो है प्लॉइडी है वो डिसाइड की जाती है। नॉर्मल बात करें आप, मैं फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे लें ह्यूमन जो है, उस ह्यूमन के अंदर आप बोलोगे कि सर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो है 46, यानी ह्यूमन के अंदर पेयर की फॉर्म में मिलते हैं टोटल कितने? 46 क्रोमोसोम हैं। हैप्लॉइड की बात करें n इजिकल टू होता है 23। ह्यूमन के अंदर n इजिकल टू क्या है बेटा? 23 है। 2n इजिकल टू क्या है? 46 है। इसी वजह से इसको आप बोलते हैं 23 पेयर। कितने क्रोमोसोम बोलते हैं ह्यूमन के अंदर? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो कुल मिलाकर 46 या 23 पेयर होते हैं। हैप्लॉइड यानी n टाइप से रिप्रेजेंट करें तो कितने हैं? 23 है। इसी के साथ आप लोगों ने अभी बात की थी, मेज प्लांट की बात की थी। मेज प्लांट की बात करें तो मेज में आप लोगों ने कहा कि सर 2n जो नंबर है वो आपने बताई थी 20, तो इसका मतलब n इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई? आप बोलोगे सर 10 होता है n इजिकल टू इन मेज प्लांट। इसी टाइप से आप लोगों, मैंने अभी आपको एस्केरिस का एग्जाम्पल दिया था। एस्केरिस जो है, उस एस्केरिस के अंदर आपको बताया था कि टोटल 2n इजिकल टू कितने क्रोमोसोम थे? 2 थे, तो n इजिकल टू कितने हो जाएंगे? 1 क्रोमोसोम जो है वो हो जाएगा। तो ये आपके कुछ जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि किस टाइप से इनके अंदर n और 2n हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात होती है। जनरली बात करें कि कुछ प्लांट, इन सम लोअर प्लांट जिनके अंदर जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड फॉर्म में ही होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं बेटा? हैप्लॉइड फॉर्म में ही होते हैं, तो उनको बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट प्लांट। क्यों? क्योंकि ये जो हैप्लॉइड कंडीशन मिलती है ना, जनरली हैप्लॉइड कंडीशन मिलती है गैमीट्स के अंदर। गैमीट्स क्या होते हैं ये भी ध्यान रखें। जैसे मान लो आप लोगों ने कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन के अंदर स्पर्म एंड एग जो होते हैं, ये एग और स्पर्म जो है, एग तो फीमेल गैमीट है और स्पर्म जो है वो मेल गैमीट है। तो इन गैमीट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर गैमीट्स जो है, स्पर्म की बात करें तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। एग के अंदर कितने होंगे? 23 होंगे। जब एग और स्पर्म जो आपस में मिक्स होंगे तो ह्यूमन जो कंप्लीट जाइगोट डेवलप होगा उसके अंदर कितने हो जाएंगे बेटा? 46 क्रोमोसोम की नंबर हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग है कि जनरली हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको किस में मिलती है? गैमीट्स के अंदर मिलती है। और लोअर स्टैंडर्ड के प्लांट जिनके अंदर क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, उन प्लांट बॉडी को, उस जनरेशन को क्या बोलते हैं? गैमेटोफिटिक जनरेशन बोला जाता है। इसके अलावा आप लोगों को एक टर्म पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, वो पूछी जाती है जीनोम की। जीनोम, देखो जीनोम की बात करें तो ये होता है आपका हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नॉन एज जीनोम। यानी क्रोमोसोम का जो हैप्लॉइड सेट है, उसी हैप्लॉइड सेट को आप क्या बोलते हैं? जीनोम नेम देते हैं। अब आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जीनोम है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कि ह्यूमन के अंदर आप लोगों को जो जीनोम है उसके अंदर आपको 23 क्रोमोसोम मिलने वाले हैं। कितने मिलेंगे बेटा? 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ लें कि एस्केरिस के अंदर कितने मिलेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कि सर 1 मिलेगा। मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, उस हैप्लॉइड नंबर के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उन सब को कलेक्टिवली आप क्या नेम देते हैं बेटा?
जीनोम लेते हैं। आप लोगों से ड्रोसोफिला का पूछ ले, ड्रोसोफिला जो है फ्रूट फ्लाई जो है उसका पूछ ले, तो उसके अंदर कितने हैप्लॉइड सेट के अंदर हो गए, आपको 4 क्रोमोसोम जो है वो मिलने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने थे, 8 थे। तो 8 में से आप हैप्लॉइड सेट की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड सेट के अंदर, जीनोम के अंदर जो है वो आपको कंडीशन मिलने वाली है। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपने जो है वो आगे डिस्कशन करेंगे। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट लें ताकि क्लियर आ जाए। बेटा अब बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की होती है, इसका डिस्कशन जो है वो अपने कर रहे हैं। देखो स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम जो है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप की होगी भाई। आई थिंक दिख रही होगी आप लोगों को, किस टाइप से ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करने का सिस्टम भी आप लोग देखें थोड़ा सा। ये इस टाइप से क्रोमोसोम की आउटर कवरिंग जो है वो मैंने ड्रॉ की है, जिसको आप नेम देते हैं पेलिकल। क्या नेम देते हैं बेटा इसको, इसको नेम देते हैं आप पेलिकल। ठीक है, इस पेलिकल में आप लोगों को 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां से ऐसा लग रहा होगा कि सर एक पॉइंट तो ऐसा है जहाँ पे ये एरिया जो है वहाँ से क्रोमोसोम का डायमीटर थोड़ा सा कम है। इस ग्रूव वाले एरिया को बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। और इस कंस्ट्रिक्शन में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है पर्टिकुलर, मैं अलग कलर से इसको ड्राइंग कर देता हूँ इसकी। ये जो स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रोमियर। ठीक है, इस सेंट्रोमियर वाली जगह पे ये जो अपने को थिन जो क्रोमोसोम मिलता है, पतला मिलता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोला जाता है इसको। ठीक है, इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन वाले पॉइंट पे आपको मिलेगा सेंट्रोमियर। और ये कह रहा है इसी सेंट्रोमियर में आप लोगों को 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये डार्क कलर से मैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है उनको ड्रॉ कर रहा हूँ। दीज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं बेटा इनको, इनको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, these disc-like structures are known as kinetochore and these are proteinaceous in nature, यानी प्रोटीन डिस्क होती है जिनको आप क्या नेम दे रहे हैं, काइनेटोकोर। और इन्हीं काइनेटोकोर से बात जो कर रहे हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी बात करते हैं। इन्हीं काइनेटोकोर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रही है, देखें भाई इस टाइप से।
देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया इस टाइप से, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं को बोलते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स क्या नेम दे रहे हैं इनको? क्रोमेटिड्स जो है वो इनको नेम दिया जाता है। और इन्हीं क्रोमेटिड्स में आप लोग बात करें तो आपको जो ईच पार्ट मिल रहा है, जैसे इस अपर वाले क्रोमेटिड में आपको 2 ये मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे, इन स्ट्रक्चर्स को, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको बोलते हैं क्रोमोनेमा। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोनेमा जो है वो इनको नेम दिया जाता है। यानी क्रोमोनेमा जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से या इन्हीं क्रोमोनेमा की कॉइलिंग की वजह से किसकी फॉर्मेशन हो रही है बेटा? वो हो रही है आपके क्रोमेटिड की। ठीक है, तो पेलिकल हो गया, क्रोमेटिड्स हो गए। तो ईच क्रोमोसोम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हैं? आप बोलोगे सर 1 तो नीचे वाली और 1 अपर साइड की। और एक्चुअल बाइंडिंग साइट ऑफ क्रोमेटिड, यानी इन क्रोमेटिड को रियल में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है बेटा? ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ की थी, जिनको आपने बोला था काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर ही एक्चुअल बाइंडिंग साइट ऑफ क्रोमेटिड्स है। अब ये कह रहा है कि इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर ये जो बीच का पार्ट है, इस पेलिकल से, इस बाउंड्री से जो कवर्ड पार्ट है, इस बाउंड्री के बीच वाले पार्ट के अंदर आपको जो लिक्विड मिल रहा है, उस लिक्विड को आप बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको नेम दे रहे हैं आप लोग मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो आपने कहा कि सर सेंट्रोमियर वाली पोजीशन जो है वहां से क्रोमोसोम की थिकनेस जो है थोड़ी सी कम होती है, और इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ ऐसे एरिया दिख रहे हैं, जैसे आप कहोगे सर ये एक तो ये एरिया है, एक ये एरिया है, जहाँ से भी आपको जो क्रोमोसोम है उनकी थिकनेस जो है वो कम दिख रही है, मतलब थिन क्रोमोसोम दिख रहे हैं। इन एरियाज को बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एरिया। कौन सा बोला जाता है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है बोला जाता है। ठीक है, अब सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ये है, और ये भी क्या है? ये भी आपके सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ही है। यानी आप डायरेक्टली ये बोलेंगे कि एक्सेप्ट प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑल कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम आर नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अब आप इनको ये भी बोल सकते हैं सर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन फर्स्ट, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन सेकेंड, वो आपकी मर्जी है कि आप उसको कैसे भी नेम दें। देखो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद में जो डीएनए मॉलिक्यूल आता है, उस डीएनए मॉलिक्यूल को, क्योंकि ये जो क्रोमेटिड है उनके अंदर क्रोमोनेमा जो है वो डीएनए ही होता है, तो इस डीएनए को जनरली बोला जाता है टीलोमेरिक डीएनए। क्या बोला जाता है इनको? टीलोमेरिक डीएनए इनको बोला जाता है। और ये टीलोमेरिक डीएनए जो है, इसका सिंथेसिस जो है वो टीलोमेरेज एंजाइम या आरएनपी के थ्रू होता है। तो आप लोग इसका डिस्कशन अपने बाद में करेंगे, थ्योरी में बताऊंगा आप लोगों को क्या चीज़ है। और ये जो एरिया सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद का, ये जितना एरिया आप लोगों को क्रोमोसोम का दिख रहा है, इस एरिया को बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टीलोमियर। ठीक है, इधर जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है इसके बाद का भी वैसे तो ये टीलोमियर है, बस इस टीलोमियर वाले डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनका सीक्वेंस जो है वो रिपीटेड होता है, जिनको बोलते हैं सैटेलाइट या टर्बेंट। सैटेलाइट या फिर टर्बेंट इनको बोला जाता है। और इसके अंदर आपको सिन एसिड थाइमिनो न्यूक्लिनो मिलता है, SAT जो है वो अपने को मिलता है। ये SAT जो है इसको बोलते हैं सिन एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको। क्या बोला जाता है बेटा? सिन एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको इसको नेम दिया जाता है। और इसके अलावा बात करते हैं अपने, तो ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बेटा कंप्लीट होगी। पेलिकल हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, काइनेटोकोर हो गया, क्रोमेटिड्स हो गए, क्रोमोनेमा हो गया, इसके अंदर का मैट्रिक्स हो गया,
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद टीलोमियर, और इधर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद सैटेलाइट जो है वो मिलने वाला है, जिसको सेट या सिन एसिड थाइमो न्यूक्लिनो भी आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। तो ये जो जनरली ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसकी वजह से बनता है? वो NOR की वजह से बनता है। किसकी वजह से बन रहा है बेटा? ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन NOR की वजह से मिलता है। NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। देखो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन आप लोगों को कहीं याद आ रहा होगा, मैंने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिल रही थी जिसको नेम दे रहे थे आप न्यूक्लियोलस। क्या नेम दे रहे थे अपने? न्यूक्लियोलस। और जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, उस क्रोमेटिन नेटवर्क का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है वो न्यूक्लियोलस से अटैच था, और जिस क्रोमेटिन के उस पार्ट से, यानी जैसे मैं इधर डायग्रामेटिकली बता देगा, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये डेंस कलर की स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस अपने को मिल रही थी। इस न्यूक्लियोलस के साथ में इस टाइप से क्रोमेटिन नेटवर्क था। तो क्रोमेटिन नेटवर्क का वो पार्ट जो इस न्यूक्लियोलस के कांटेक्ट में आ रहा था, क्रोमेटिन पार्ट ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क विच कम्स इन कांटेक्ट विद न्यूक्लियोलस, दिस पार्ट फर्दर फॉर्म क्रोमोसोम एंड दीज क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। भाई इस पार्ट से मान लो कोई क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस क्रोमोसोम के अंदर ये जो एरिया है, उस एरिया पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलेगा, उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के वाले एरिया को आप क्या बोल सकते हैं? NOR बोल सकते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी आप लोग नेम दे सकते हैं। जनरली आप लोगों को NOR जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 14, क्रोमोसोम नंबर 15, क्रोमोसोम नंबर 21 एंड क्रोमोसोम नंबर 22 जो है उनके अंदर आप लोगों को NOR जो है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो है वो अपने को मिलने वाला है। और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये ऐसा अपने को क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15 एंड 21, 2 के अंदर आप लोगों को NOR रीजन जो है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे अपने को मिलेगा। ठीक है ना? तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्रोमोसोम की एक बेसिक सी स्ट्रक्चर है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स जो है उनका डिस्कशन अभी करेंगे अपने। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है बेटा लें, ताकि अपने आगे चलें कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट अपने को मिलेंगे। देखो बेटा, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ से बात आपने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कर ली, तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में एक पार्ट आपको मिल रहा था पेलिकल। कौन सा मिल रहा था बेटा? पेलिकल का। तो आपने कहा कि सर कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम थी, उसको आप लोग, या आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज पेलिकल। सेकेंड पार्ट में इधर लिख रहा हूँ, सेकेंड पार्ट आपने कहा कि सर क्रोमोसोम के अंदर आप लोगों को मैट्रिक्स जो है वो मिल रहा था। तो मैट्रिक्स लिक्विड पार्ट प्रेजेंट बिटवीन या विद इन पेलिकल इज नोन एज मैट्रिक्स एंड इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, मिनरल्स, वाटर एंड प्रोटीन। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे बेटा? एंजाइम मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे एंड प्रोटीन जो है वो भी अपने को इस पार्ट के अंदर मिलने वाली है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है, वाटर भी इसके अंदर अपने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर इस मैट्रिक्स के अंदर जनरली ये मिलेगी। थर्ड पार्ट आपने किया कि सर क्रोमेटिड की बात कर लेते हैं। क्रोमेटिड्स जो है, उस क्रोमेटिड्स की बात करें तो आपने कहा कि सर ईच क्रोमोसोम के अंदर आप लोगों को एट मेटाफेज स्टेज टू क्रोमेटिड्स आर present in a क्रोमोसोम। यानी वन क्रोमोसोम के अंदर आप लोगों को 2 क्रोमेटिड्स मिलेंगे। these chromatids are known as sister
क्रोमेटिड्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब बात करें कि आप लोगों ने कहा कि सर दीज क्रोमेटिड्स जो है वो अटैच्ड बाय सेंट्रोमियर से अटैचमेंट थी, और सेंट्रोमियर के अंदर आप लोगों को डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो काइनेटोकोर जो है वो काइनेटोकोर मिल रही थी। दीज आर द एक्चुअल बाइंडिंग साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो कुल मिला के ये आपको क्रोमेटिड का जो पार्ट है वो आपको मिल रहा था। उसके बाद आप लोगों ने इसी के अंदर लिखा था, फोर्थ पार्ट अपन लिख सकते हैं सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोकोर की बात कर लेते हैं। बेटा सेंट्रोमियर की बात करें तो एट प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो स्ट्रक्चर मिल रही थी, बीड लाइक स्ट्रक्चर जो मिल रही थी, वो आपको कौन सी थी? वो थी सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर में जो डिस्क लाइक प्रोटीन थी, डिस्क प्रोटीन जो थी, उस डिस्क प्रोटीन को आप क्या नेम दे रहे थे बेटा? उसी को नेम दे रहे थे काइनेटोकोर नेम दे रहे थे। क्या बोल रहे थे बेटा? इसको, इन्हीं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को आप लोग नेम दे रहे थे काइनेटोकोर्स। और काइनेटोकोर आप लोग मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दीज आर द एक्चुअल बाइंडिंग साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअल बाइंडिंग साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स की एक्चुअल बाइंडिंग साइट जो है वो आपकी कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा? काइनेटोकोर जो है वो अपने को मिलने वाली है। इसके अलावा आपने कहा कि सर सेंट्रोमियर के अंदर आप लोगों को सेंट्रोमियर वाले पोर्ट पे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन मिल रहा था, तो इसके अलावा आप लोगों को सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी मिल रहा था। देखो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की बात करें तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आपको 2 पॉइंट्स पे अपने डिस्कशन किया था, जिसमें से आप बोल सकते हैं कि सर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन फर्स्ट जो है वो NOR एरिया था। और ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 जो है वो NOR रीजन वाले थे, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन वाले क्रोमोसोम्स थे। इसके अलावा आप लोगों ने कहा कि सर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन सेकेंड भी अपने को मिल रहा था, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन सेकेंड जो मिल रहा था वो पर्टिकुलर बात करें कि टीलोमियर वाला रीजन था। नॉर्मली क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 10, क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 17 एंड इन वाई क्रोमोसोम। देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर आप लोगों को मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम मिलेगा और एक्स क्रोमोसोम भी मिलेगा, जबकि फीमेल के अंदर ओनली एक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओनली एक्स मिलता है, जबकि मेल के अंदर आप लोगों को एक्स एंड वाई दोनों मिलते हैं। तो मेल के वाई क्रोमोसोम में इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर 17, क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 10, क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड भी मिलने वाला है। आप लोगों को ये भी पता है कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट था उसके साथ में NOR मिल रहा था, और NOR के बाद का जो DNA था उसको आप सैटेलाइट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बेटा? सैटेलाइट नेम दे रहे थे। डायग्राम से याद आ रहा होगा आप लोगों को। और सैटेलाइट के अंदर जो पार्ट था आप लोगों को, जिसको सेट क्रोमोसोम भी बोल रहे थे, सिन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको भी उसको नेम दे रहे थे। उसके अलावा बात करें इधर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड की बात करें, जो क्रोमोसोम नंबर 1, 10, 17, 13 और वाई क्रोमोसोम में अपने को मिल रहा है, उनके अंदर आपने कहा था कि सर उनकी लास्ट पार्ट के अंदर जो DNA था उसको आपको क्या बोल रहे थे? टीलोमियर नेम दे रहे थे। और टीलोमियर जो है आपने कहा कि सर टीलोमियर के अंदर ग्वानिन जो है, ग्वानिन यानी जी जो न्यूक्लियोटाइड है, बेस जो है वो ज़्यादा था, रिच था। यानी जो टीलोमियर वाला एरिया है उसके अंदर ग्वानिन जो है न्यूक्लियोटाइड की नंबर सबसे ज़्यादा होती है, तो जी रिच एरिया भी इसको बोला जाता है। और ये जो टीलोमियर वाला है उसी को एक रिचर्ड कैथल साइंटिस्ट था, अकॉर्डिंग टू कैथल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, चलो आप लोग चलो यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड
रिचार्ड कैथल, ये 2003 के अंदर इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था रिचार्ड कैथल ने। इसने कहा कि टीलोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर ड्यूरिंग एजिंग, यानी टीलोमियर जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्टर ड्यूरिंग एजिंग, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो टीलोमियर रीजन है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। मतलब इस टीलोमियर को रिचार्ड कैथल ने एजिंग से जोड़ के उसको देखा था कि एजिंग इफेक्ट कॉज करने का काम कौन कर रहा है बेटा, ये टीलोमियर कर रहा है। तो कुल मिला के बात करें, फिर कई बार देखो एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपने से पूछे जा सकते हैं। इस क्रोमेटिड से पूछ सकता है कि इस क्रोमेटिड के अंदर नंबर ऑफ डीएनए जो है वो कितना होता है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, 1 डीएनए अपने को मिलता है किसके अंदर, क्रोमेटिड के अंदर। तो ध्यान रखें एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने जो है वो आगे बात करेंगे, क्रोमोसोम्स के टाइप की बात जो है वो करने वाले हैं। देखो बेटा इसके बाद अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम on the basis of position of सेंट्रोमियर, यानी जो सेंट्रोमियर की बात करें तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक पार्ट है टीलोसेंट्रिक। कौन सा है बेटा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। तो देखो इस टाइप से मान लो ये आपके पास इस टाइप से क्रोमोसोम था और इसके अंदर जो सेंट्रोमियर है उस सेंट्रोमियर की पोजीशन टेल पे मिलती है, एक ही साइड में मिले तो ऐसे क्रोमोसोम को, ये इसका पेलिकल यानी इसके अंदर एक ही आर्म मिलती है अपने को, तो इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी ये अपने को किस शेप में दिखता है, ये एनाफेज के अंदर आप लोगों को आई शेप में दिखेगा। कैसा दिखेगा बेटा, ये आई शेप में अपने को दिखने वाला है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, सेकंड टाइप जो है वो आपका है एक्रोसेंट्रिक। कौन सा है बेटा, एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक में ये कह रहा है कि जो सेंट्रोमियर है उस सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी एक साइड में होती है। मतलब ये सेंट्रोमियर है, ये आर्म बिल्कुल छोटी है और ये बड़ी आर्म है, तो ये अपने को जनरली उसके अंदर जे शेप का दिखेगा। किस शेप में दिखेगा बेटा, ये जे शेप के अंदर अपने को दिखने वाला है, एनाफेज के अंदर जे शेप के अंदर, इंग्लिश के जे लाइक स्ट्रक्चर में मिलने वाला है। थर्ड टाइप के जो है वो है बेटा मेटासेंट्रिक। देखो इनको सब टर्मिनल पार्ट भी बोल सकते हैं, एक्रोसेंट्रिक या सब टर्मिनल पार्ट पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं। एक आता है मेटासेंट्रिक वाले में ये कह रहे हैं कि आपको जो सेंट्रोमियर मिलने वाला है वो बिल्कुल सेंटर में मिलेगा इस टाइप से, यानी दोनों साइड की जो आर्म है वो लगभग इक्वल होती है, ये सेंटर के अंदर आपको सेंट्रोमियर मिलेगा। तो ये अपने को जब आप शेप के अंदर बात करेंगे तो ये वी शेप में दिखने वाला है। कैसी शेप में दिखेगा, वी शेप जो है उसके अंदर दिखने वाला है। और इसके अलावा फोर्थ टाइप जो है बेटा वो आता है आपके क्रोमोसोम्स के अंदर, वो है सब मेटासेंट्रिक। कौन सा है, सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो इसके अंदर जो बोथ आर्म जो है उन आर्म का रेशो इक्वल नहीं है, बट सेंटर में भी नहीं, सेंटर से थोड़ा सा साइड में है, तो ये अपने को जो दिखेगा वो एल शेप में दिखेगा। किस शेप में दिखेगा, ये एल शेप में दिखेगा। एल शेप जो है उस एल शेप के अंदर अपने को दिखने वाला है। इसके अलावा बात करें, एक आता है आर्म रेशियो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आर्म रेशियो जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आर्म रेशियो की बात कर लेते हैं। आर्म रेशियो जो है वो होता क्या है, आर्म रेशियो के अंदर ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द लॉन्ग आर्म अपॉन में लेंथ ऑफ शॉर्टर आर्म,
इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसी रेशियो को बोलते हैं बेटा आर्म रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा? आर्म रेशियो बोला जाता है। जैसे इस क्रोमोसोम में मान लो कि इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो आपको इसको आर्म रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? आर्म रेशियो आ जाएगा इसका 5/2। ये आर्म रेशियो आ जाएगा किसके लिए? इस क्रोमोसोम के लिए। तो क्रोमोसोम के टाइप जो है वो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे कितने टाइप के हैं, किस शेप में वो अपने को दिखने वाले हैं एट द एनाफेज स्टेज, ये आई शेप में, ये जे शेप में, ये वी शेप में और ये एल शेप में दिखेगा। और आर्म रेशियो जो है वो क्या है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने क्रोमोसोम से रिलेटेड छोटा सा पॉइंट और बाकी है उसको डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, फिर पूछा जाता है, एक टर्म आती है कैरियोटाइप, कैरियोटाइप, और एक टर्मिनोलॉजी आती है इडियोग्राम, इडियोग्राम। देखो दोनों आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कैरियोटाइप क्या है और इडियोग्राम क्या है। तो कैरियोटाइप जो होता है, इट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम, यानी जितने भी क्रोमोसोम हैं उन क्रोमोसोम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, उसी मॉर्फोलॉजी को आप क्या नेम दे रहे हैं बेटा? कैरियोटाइप जो है वो नेम दे रहे हैं। और ये जो कैरियोटाइप है वो ईच ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, ईच स्पीसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। साइज है, पोजीशन है और लेंथ ऑफ आर्म जो है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है, उसको इंक्लूड करता हुआ ये ईच स्पीसीज के अंदर स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीसीज, यानी अलग अलग स्पीसीज के लिए जो कैरियोटाइप है, यानी उनकी लेंथ क्या है, उनका साइज क्या है, सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, वो अलग अलग होती है। एक इसके अलावा टर्म आप लोगों से पूछी जाती है इडियोग्राम। ये आपका है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, यानी उस कैरियोटाइप को जब आप लोग डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? इडियोग्राम बोला जाता है। मोस्टली ह्यूमन बीइंग के अंदर, इन ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम जो है, सेक्स क्रोमोसोम में सेक्स क्रोमोसोम में जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम, उस वाई को लास्ट में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बेटा? लास्ट में रखते हैं। बट ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, उस ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको पहले रखा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम आर प्लेस्ड फर्स्ट, इन ड्रोसोफिला में पहले रखा जाता है और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको लास्ट में रखा जाता है। इडियोग्राम जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर, इस इडियोग्राम का आप लोग बात करें, इडियोग्राम और कैरियोटाइप का अच्छा सा जेनेटिक्स के अंदर है, मेडिकल के अंदर है, फॉरेंसिक साइंस के अंदर है, इनके अंदर इसका है यूज़ है भाई इसका। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। क्रोमोसोम का जो टॉपिक था अपना वो भी इसके साथ कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बचे हुए हैं, जिसमें पॉलीटिन क्रोमोसोम है, लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम है, या फिर आप लोगों की बात करें जेंट क्रोमोसोम की बात करें, तो ये कुछ बचे हुए हैं जिनका डिस्कशन अपने नेक्स्ट स्पेशल क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे बेटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।